पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल को समझा था और समझा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है, कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की गई थी। अब इस पार्ट 2 में हम लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के पीछे की मेटाबॉलिज्म क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के पीछे की मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से होता है। स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में अगर तुम समझो मैकेनिज्म को तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को दिमाग में रखो। एक तो कि नाइट्रोजनस एंजाइम का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजनस एंजाइम 2 सब यूनिट्स के मिलकर बना होता है और इस नाइट्रोजनस एंजाइम को बचाना होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम अगेंस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसलिए कि पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि नाइट्रोजनस एंजाइम और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में लड़ाई है, दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकता है। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है और ऑक्सीजन भी वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। इसके लिए हमने बताया था कि लेग हेमोग्लोबिन का कंसेप्ट तुमको समझाया था कि जो लेग हेमोग्लोबिन है वो बैक्टीरिया के बाहर रेड कलर चूँकि उसका होता है इसलिए उसको लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं। वो बैक्टीरिया के बाहर यानी जो बैक्टीरियोइड है वो इर्द गिर्द उसके क्या होता है, पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन होता है और पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के बाहर लेग हेमोग्लोबिन होता है ताकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो आ रहा है वो लेग हेमोग्लोबिन से ही रिएक्ट कर जाए और अंदर तक नहीं पहुंच सके। इसीलिए हमने बताया था लेग हेमोग्लोबिन क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस एंजाइम को वर्क करने के लिए साथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए और 8 प्रोटॉन्स भी चाहिए और 16 एटीपी भी चाहिए। ये तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन में समझ सकते हैं, ऑल्दो कि ये एक सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि टोटल ओवरऑल रिएक्टेंट्स ये इन्वॉल्व होता है, ओवरऑल प्रोडक्ट्स हमें अल्टीमेटली ये मिलेगा स्टेप बाई स्टेप। जब डाई नाइट्रोजन है, ये जो डाई नाइट्रोजन है इसका स्टेप बाई स्टेप क्या होगा, अमोनिया में जब कन्वर्जन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। ठीक है। तो पहले ये जो लिखा हुआ है एक चीज़, ये डाई नाइट्रोजन तो चलो तुम समझ जाओगे कि एटमॉस्फेयर से आया, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 16 प्रोटॉन, ये सब इसकी मीनिंग क्या है, ये ऐसे किस तरीके से बन गया, पहले इसको समझो। सबसे पहले तो ये 16 ATP जो है इससे हमें 16 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 16 मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि जो एडिनोसिन होता है उसके साथ 3 फॉस्फेट लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें से जब एक फॉस्फेट टूटेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, अब 2 ही फॉस्फेट बचा, इसलिए हो जाएगा ADP। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट निकल जाता है, इसको PI लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। अब ये 16 ATP यूज्ड हो गया, कंज्यूम हो गया इस प्रोसेस में, इसलिए 16 ATP से एक फॉस्फेट निकलता गया, तो इस लास्ट में हमें क्या मिला, 16 ADP और प्लस 16 जो है ये लास्ट वाला पार्ट टूट करके निकल गया, यानी फॉस्फेट निकल गया, तो 16 PI मिल गया। ये तो क्लियर हो गया तुम्हें। अब देखते हैं ये हमें कहाँ से मिला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये हाइड्रोजन असल में क्या है, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन का एटम है। एक हाइड्रोजन का एटम क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटम में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आइसोटोप की बात नहीं कर रहे, जनरल जो हाइड्रोजन होता है जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन यूज़ हुआ होगा, तब जा कर के यहाँ हमें क्या मिला, 2 हाइड्रोजन का एटम मिला। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन इसमें से घटा देते हैं तो बच जाएगा अब कितना, 6 प्रोटॉन। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हो सकता है तुमको ये कन्फ्यूज़न हो कि ये इसको आप प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रोटीन ही कहा जाता है कि असल में कि ये क्या है, H+ है। ठीक है, ये क्या है, H+। प्लस मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया हाइड्रोजन ने। तो अब देखो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, अभी क्या बताया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो एक प्रोटॉन ही ना बचेगा, इसलिए इसको प्रोटॉन ही कहा जाता है, जो एक H+ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन बचा है। अब इसको देखते हैं ये कैसे कैसे यूज़ हुआ। तो ये समझ में आ गया कहाँ से मिला, ये समझ में आ गया कहाँ से मिला, और ये भी समझ में आ गया कहाँ से मिला। अब आते हैं इधर, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास NH3 है, यानी कि अमोनिया है, जो हमको अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट के तौर पर मिला है। किस चीज़ में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया। अब देखो इसके अंदर कितना हाइड्रोजन एटम है, 3 इधर
और यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 3 to the 6 6 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब ये 6 हाइड्रोजन एटम कैसे मिलेगा? अभी हमने तुमको बताया कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक जो है वो प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पर कितना है? 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन यूज़ हुआ होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 प्रोटॉन यूज मेरे पास बचा, तो ये यूज़ हुआ, तो जा करके हमको ये मिला और मतलब टोटल 236 हाइड्रोजन एटम मिला। ठीक है, अब बच गया 2 नाइट्रोजन, तो 2 तो था ही पहले से, तो यही चीज़ यहाँ लिख दी गई। तो उम्मीद है ये रिएक्शन तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जब तुमको ये क्लियर हो गया कि वो जो केमिकल रिएक्शन लिखा गया था उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी, तो अब समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने बताया क्या नाइट्रोजनस एंजाइम की 2 सब यूनिट होती है। तो ये रही उसकी 2 सब यूनिट। एक हम लोग बोलते हैं आयरन प्रोटीन, एक उसके यूनिट का नाम है, एक सब यूनिट का जिसको डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज। ठीक है, और दूसरी यूनिट इसकी जो है वो जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजनेज भी कहते हैं, और इसको आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो 2 सब यूनिट है, ये और ये, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस एंजाइम। अब यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया है, समझने के लिए ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, लेकिन ये दोनों सब यूनिट एक साथ रहती है। ठीक है, एक साथ वर्क करती है, एक साथ फंक्शन करती है। नाइट्रोजनस एंजाइम का कंपोनेंट है, दोनों नाइट्रोजन एंजाइम का ही पार्ट है। ठीक है, होता क्या है कि नाइट्रोजनस एंजाइम का जो ये वाला पार्ट है, यानी कि आयरन प्रोटीन यानी डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज वाला जो पार्ट है उसका, जो ये सब यूनिट है, वो क्या करती है कि उसको एक्टिवेट होने के लिए 16 ATP एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 16 ATP कंज्यूम करके 16 ATP को उसने क्या किया? 16 ATP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि पिछली वीडियो में तुमने समझा। और 16 ATP का ये यूज़ करके, इसका यूटिलाइजेशन करके, ये जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन में। ठीक है, लिखते हैं इसको ऐसे लेकिन पढ़ते हैं उल्टा है। आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन में ये रिड्यूस्ड हो जाता है। अब जैसे ही ये आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन में रिड्यूस हुआ, ये आयरन प्रोटीन, तो इसका एक्टिवेशन हुआ, और ये एक्टिवेशन होने के साथ साथ ये क्या करता है कि जो डाई नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो, और साथ में 8 प्रोटॉन, साथ में 8 प्रोटॉन। ये 8 प्रोटॉन कहाँ से आता है? ये 8 प्रोटॉन जो है वो जनरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है पायरुविक एसिड से। कहाँ से आता है? मोस्ट केसेस में पायरुविक एसिड से आता है, और दो कुछ केस में जो है वो सुक्रोज या ग्लूकोज भी जो है वो, और भी कुछ अलग केमिकल सब्सटेंसेस भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली पायरुविक एसिड ही इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है। जब लिंक रिएक्शन होता है, यानी पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, उस वक्त जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो यहाँ पर यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये जो डाई नाइट्रोजन है और साथ में 8 प्रोटॉन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, और हाइड्रोजन में, अमोनिया में और हाइड्रोजन में। ठीक है, अब बच गया ATP वगैरह, तो यहाँ तो 16 ATP है, 16 API है, ये तो पहले भी पिछली वीडियो में तुमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया। तो बेसिक चीज़ बस यही होती है। ठीक है, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब आगे बढ़ें और हम लोग देखें कि फिर फर्दर क्या होता है। अब ये जो मिला है यहाँ पर, ये अमोनिया जो मिला है, ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है प्लांट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट का ये काम है कि इसको जल्दी से यूटिलाइज़ करे और इसको देर तक अपने टिश्यूज़ के अंदर नहीं ठहरने दे। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, इस अमोनिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो एक चीज़ समझो, रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है। रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है, इसका डिफिनेशन देखो होता है कि कन्वर्जन ऑफ एन एल्डेहाइड और ए कीटोन इनटू एन एमाइन वाया एन इंटरमीडिएट इमीन। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डेहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये तुम जानते हो अच्छी तरीके से, और ये एल्डेहाइड ग्रुप, ये भी केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का कन्वर्जन अगर एमाइन में हो जाए, किस में हो जाए? एमाइन में। एमाइन की ये निशानी है कि इसके साथ जो है वो एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन जुटा होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो एमाइन के साथ, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें ये एमाइन ग्रुप है, इसमें अगर केटोन का कन्वर्जन हो जाए या अल्डेहाइड का कन्वर्जन हो जाए, और बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसको इमीन कहते हैं। इमीन को पहचानना है अगर तुमको कि ये सब्सटेंस इमीन है, तो उसको तुम इस फंक्शनल ग्रुप से पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसी को रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। जब तुमने ये टर्म समझ लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये आने वाला है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले ये जो अमोनिया मिला था, ये अमोनिया कहाँ मिला था, यहाँ पर ये जो अमोनिया मिला था, हमने क्या बोला ये टॉक्सिक होता है, प्लांट को इसको कन्वर्ट करना होगा। तो प्लांट क्या करता है, सबसे पहले इस अमोनिया से अमोनियम आयन बनाता है, ठीक है। अब ये अमोनियम आयन, ठीक है, रिएक्ट करेगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। किस रिएक्ट करेगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और ये बोलो ये कहाँ से आ गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो ये एक मेटाबोलाइट है, क्रेब्स साइकिल का एक मेटाबोलाइट है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, हो सकता है तुमने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। तो उसका ये एक मेटाबोलाइट है, वो सेल के अंदर मौजूद होता है। उसके साथ ये अमोनियम आयन रिएक्ट करता है, साथ में NADPH, और ये सब आपस में रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड देता है। तो ये असल में यही है रिडक्टिव एमिनेशन। तुम बोलो ऐसा कैसे, रिडक्टिव एमिनेशन कैसे हुआ, तो देखो इसका डेफिनेशन याद था ना, कीटोन, कोई भी सब्सटेंस जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाए वाया इमीन। यहाँ देखो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें देखो ये यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक कीटो एसिड है, ठीक है। अब ये कीटो एसिड कन्वर्ट किस में हो गया है, ग्लूटामिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूटामिक एसिड में। और देखो ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक तरह का एमाइन है। कैसा एमाइन है, इसलिए कि इसके अंदर एमाइन की निशानी क्या है, N के साथ 2 हाइड्रोजन जुटा होता है। यहाँ तुम देखो कि N के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन जुटा है, तो असल में बेसिक यही काम हो रहा है, यानी कीटोन जो है एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है वाया इमीन। और देख सकते हो यहाँ पर ये वाया इमीन, यहाँ पर इमीन मिला। इमीन को हमने क्या बोला, कैसे पहचानोगे तुम, इमीन को पहचान सकते हो कि C के साथ N जुटा होगा, और यहाँ तुम देख सकते हो कि C के साथ डबल बॉन्ड N जुटा हुआ है। तो असल में ये क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन है, जिसमें एक कीटोन ग्रुप रखने वाला सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है एमाइन फंक्शनल ग्रुप रखने वाले सब्सटेंस में वाया ऐसा केमिकल सब्सटेंस के जो इमीन ग्रुप रखता है, यानी कि ये इमीन, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन चूँकि लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो जाहिर बात है उसमें इंजाइम इन्वॉल्व होगा, और इसमें जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। सबसे पहला काम तो क्या हो गया, सबसे पहला काम यहाँ पर आ जाओ कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो डाई नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हुआ किस में, अमोनिया में। किसके थ्रू, नाइट्रोजनेस एंजाइम के थ्रू। फिर ये अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन बना, और अमोनियम आयन अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट किया और ग्लूटामिक एसिड मिला, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। अब ये ग्लूटामिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं प्लांट को। अब इससे ये प्रोटीन वगैरह के अंदर इसका जो है वो यूज़ हो सकता है। साथ में ग्लूटामिक एसिड जो है वो समझो कि एक स्टार्टिंग मेटेरियल की तरह होता है, ठीक है। नहीं कि अगर ये बन गया तो समझो बहुत सारा दूसरा अमाइनो एसिड भी इसके थ्रू बन जाएगा। अब आते हैं उसके बाद एक और रिएक्शन होता है जिसको ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। अब ये ट्रांस एमिनेशन क्या है, तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ एन एमाइन ग्रुप। अब एमाइन तुम समझ चुके किसको कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एन एमाइन ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू ए कीटो एसिड, एक ऐसे एसिड में जो कीटोन ग्रुप रखता है, ठीक है। अमाइनो एसिड विदाउट एन एमाइन ग्रुप, दस क्रिएटिंग ए न्यू अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। इस तरह से न्यू अमाइनो एसिड और न्यू कीटो एसिड मिलेगा। देखो नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये कैसा एसिड है, ये एमाइन ग्रुप रखने वाला एसिड है। अब यहाँ पर चर्चा हुई थी, ये ग्लूटामिक एसिड क्या था, एमाइन ग्रुप रखने वाला एसिड था। तो ये देखो यहाँ पर इसके जो एमाइन ग्रुप है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप पर जा रहा है, कीटो एसिड पर जा रहा है, कौन, एमाइन ग्रुप जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है ट्रांस एमिनेशन। अब यहाँ देखो इससे क्या मिला, एक नई अमाइनो एसिड मिल गई, एस्पर्टिक एसिड। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, एक एमाइन ग्रुप आ गया, और साथ में एक और कीटो ग्लूटारिक एसिड मिला। अब ये चाहे तो दोबारा यूज़ हो सकता है पिछले रिएक्शन में। तो यही तो चीज़ यहाँ बताई जा रही है, ट्रांस एमिनेशन इसी को तो कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एन एमाइन ग्रुप, ट्रांसफ़र ऑफ एन एमाइन ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू ए कीटो एसिड, टू ए कीटो एसिड। यहाँ पर कौन एसिड दिखाया गया एग्जाम्पल में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। दस क्रिएटिंग ए न्यू अमाइनो एसिड, और इससे एक न्यू अमाइनो एसिड बन जाता है, एंड कीटो एसिड और एक कीटो एसिड मिलता है। क्लियर हो गई बात। ग्लूटामिक एसिड इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स थ्रू ट्रांसएमाइनेशन। और ये हमने तुमको बताया ग्लूटामिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इससे दूसरी भी कई अमाइनो एसिड बन सकते हैं, जैसे कि तुमने यहाँ देखा है, एक एस्पर्टिक एसिड भी हमको ग्लूटामिक एसिड से मिल गया। अब समझते हैं कि जो हायर प्लांट होता है, ठीक है, हायर प्लांट के अंदर एमाइड्स का ही फॉर्मेशन होता है अमोनिया का यूज़ करके, ठीक है। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो केमिकल रिएक्शन में कि जो ग्लूटामिक एसिड बनता है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके जो है वो एक एमाइड देता है, ठीक है। एमाइड क्या है, एमाइड भी समझो कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। एमाइड फंक्शनल ग्रुप की पहचान ये है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ए कार्बोनिल ग्रुप,
जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है लिंक टू ए नाइट्रोजन एटम। जैसे यहाँ देख सकते हो एक कार्बोनिल ग्रुप है लिंक टू ए नाइट्रोजन एटम, इसी को हम लोग क्या, इससे तुम पहचान सकते हो कि ये एमाइड है, ठीक है, ये देखो ये एमाइड है। तो जब भी हायर प्लांट के अंदर एमाइड का फॉर्मेशन होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। और ये कैसे होता है, ग्लूटामिक एसिड से होता है, वो अमोनिया से रिएक्ट कर जाता है, यानी कि हायर प्लांट क्या करता है कि अमोनिया से जो है वो एमाइड्स का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अब बोलो एमाइड से क्या फ़ायदा होगा, तो एमाइड समझो कि अगर नहीं हो प्लांट में तो प्लांट के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से डिफेंस करता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एमाइड, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से डिफेंस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें एमाइड्स के थ्रू ही होती है, इसलिए एमाइड का फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तुम फिर ये जो एमाइड मिला यानी ग्लूटामिन मिला, ये ग्लूटामिन क्या होता है कि जो पहले से एस्पर्टिक एसिड बन चुका था या साथ में बन रहा है, उसके साथ ये ग्लूटामिन रिएक्ट कर जाता है। एस्पर्टिक एसिड के बारे में यहाँ बताया था कि एस्पर्टिक एसिड ट्रांसएमाइनेशन से एस्पर्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एस्पर्टिक एसिड भी है ही मौजूद, साथ में ग्लूटामिन भी जो है वो ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से उसका फॉर्मेशन हुआ एमोनिया से रिएक्ट करके। तो अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिन, तो फिर एक और एमाइड्स मिलता है जिसको हम लोग एस्प्रेजिन कहते हैं। ये एस्प्रेजिन सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों एमाइड्स मिल गया। अब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एमाइड्स है, इसका फॉर्मेशन हो गया, प्लांट इससे प्रोटीन बना सकता है, इसको मेटाबॉलिक रिजर्वायर की तरह स्टोर करके रख सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये जनरली हम लोगों ने समझा किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन किस तरीके से प्लांट के अंदर पहुंचता है और प्लांट उसको यूटिलाइजेशन करता है, उसका एसिमिलेशन करता है। उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट तुमको क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स का भी जो है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इंशाल्लाह, तो उसको तुम पढ़ लेना, उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टडी वेल, खुदा हाफिज़।